नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रीड स्पेशल इन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमेशा की तरह मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को जो हम वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे और आप उनको भली भांति अच्छी तरीके से समझ कर टॉपिक क्लियर करने की कोशिश कर रहे होंगे। कोई गलती रहती है, भूल चूक हो जाती है लिखने में, बोलने में, समझाने में, तो माफ़ी चाहते हैं। और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आपसे शेयर करने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि आपका ये सहयोग हमें काम करने के लिए इतना ज़्यादा उत्साह बढ़ा देता है, हमें इतना ज़्यादा उत्साहित कर देता है कि हम लगातार एक नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में काम करने का प्रयास करते हैं। तो हमने अपने मैथ के एक वीडियो में आपको जैसा पता भी है कि हम एक वीडियो विज्ञान का और एक मैथ का वीडियो एक दिन के अंतराल से आप लोगों के सामने अपलोड कर रहे हैं। तो विज्ञान में जो टॉपिक चल रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उन पर भी आप लोगों का पूरा फोकस रहना चाहिए। और मैथ्स के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो अपना टॉपिक है बीजीय व्यंजक और सर्वय समीका। बीजीय व्यंजक के मैंने कुछ फॉर्मूले आप लोगों को लिखाए थे, एक बार वो फॉर्मूले मैं दोबारा यहाँ पर नोट कर देना चाहता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला आपने ये लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा था। एक फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसको आप चर आप एक्स वाई भी ले सकते हो, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सूत्र में एक्स वाई लिया था, तो मैं यहाँ पर ए बी के रूप में लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र वही रहना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी आप a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करके देखो, ये तो सिंपल है, गुणा करना मैंने आपको बताया था। ठीक है, बीजीय व्यंजक का इस टॉपिक के अंदर आपको यही सीखना है कि जो बीजीय व्यंजक है इनको कैसे तो जोड़ा जाएगा, कैसे इनका घटाव होगा, कैसे गुणा होगा और कैसे भाग होगा। इस दौरान आपको किस प्रकार चिन्ह प्रयुक्त करने, जोड़ होता है तो प्लस माइनस का कैसे आपको ध्यान रखना है, अगर घटाव करते हैं अपने घटाते हैं तो प्लस माइनस का किस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गुणा भाग में प्लस माइनस के जो चिन्ह है उनको किस प्रकार आप लोगों को ध्यान में रखकर सोल्व करना होता है। इस टॉपिक के अंदर यही चीज आपको समझनी है बस। ठीक है, यानी ये पॉइंट इसीलिए है, इसके अगर ये चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद में जैसे इनका हम सरलीकरण करना सीखेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, तो वो टॉपिक और आसान हो जाते हैं। ठीक है, और फिर रही बात ये कि मैं तो हमेशा आपसे ये कहता हूँ कि अपने इस प्रकार सीखे ना कि सभी को एक व्यापक टॉपिक मान लें। ठीक है, ऐसा मान के चलें कि आप ऐसे मत सोचो कि ये कोई बीजीय व्यंजक सीख रहे हैं, आप ये सोचो कि हम ऐसे गणित सीख रहे हैं जिससे हम कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए वो हम ऐसे मत मान के चलो यार ये बीजीय व्यंजक का क्वेश्चन है, ये सर्व समीका है, ये गुणनखंड, ऐसा मत सोच के चलो। आप कोई भी चीज की कैलकुलेशन करना सीखो तब ऐसा सीखो कि अगर मेरे को कहीं पर भी काम में आ जाए तो मैं उनको यूज में ले सकूं। ठीक है, तो इसके अनुसार आप ये आराम से क्लियर कर सकते हो। देखिए इन सूत्रों का उपयोग कहाँ होगा वो मैं आपको कुछ एक एग्जाम्पल करवाऊंगा तो आपके समझ में आएंगे कि ये सूत्र आखिर कहाँ उपयोग में लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक ध्यान देना आप लोग, कई बार आप लोगों को अगर इनमें से इस सूत्र में से एक सूत्र और भी बनवा सकता है आपसे। कैसे बनवाएगा, इन दोनों सूत्र से ही बनाता हूं मैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे देखो ध्यान देना, अगर मैं बात करूं इस सूत्र की तो इस सूत्र से अगर आप a प्लस बी का मान निकालना चाहो ना तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाग में a माइनस बी। समझ में आ रही है बात मेरी। अब देखो ये चीज इसी के अंदर शामिल है, लेकिन कई बार क्या होता है अपने भ्रमित हो जाते हैं, अपने ये चीज समझ में नहीं आती यार ये कैसे निकलेगा। तो ऐसी बात नहीं है, इसका मैंने नॉर्मल तरीके से इसमें वज्र गुणा या इसमें इसका भाग लगा दिया है। ठीक है, और भाग लगाकर इस चीज को आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहो तो a माइनस बी का मान भी निकाल सकते हो। तो a माइनस बी का मान क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी का भाग दे दिया जाए तो a माइनस बी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप सूत्र तो याद करो, लेकिन सूत्र को इस प्रकार याद करो कि जब भी इसको काम में लें तो अपना माइंड इतना शार्प हो, इतने तरीके से चलाए अपने दिमाग कि सूत्र को हम हल कर दें। और जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम एमसीक्यू बोलते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन आते हैं लगभग इन कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि कभी भी आप सवाल को चाहे किसी भी मेथड से सोल्व कर लो, आप पर कोई बाध्यता नहीं है, कैसे भी मेथड से आप सोल्व कर लो सवाल, लेकिन आंसर आने चाहिए अपने, ठीक है। तो क्योंकि जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको पता है कि हमें जो भी ऑप्शन सही ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, नहीं कि अपने को सवाल करके दिखाना होता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाला है। तो वो कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए आप इसको व्यापक रूप से समझना इस चीज़ को। मैंने देखे बहुत सारे वीडियो, जिसमें बहुत सारी क्लास से भी देखी है, मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें ये चीज़ें सिखाई। ये चीज़ें सीमित होती है नॉर्मल कक्षा 10, 11, 12 तक, ठीक है, या ग्रेजुएशन तक सीमित होती है, क्योंकि उनमें अपने को कॉपी में काम करना पड़ता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपको पता है हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है। तो बहुत बार अभ्यर्थी ये भी करते हैं कि कई बार उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता, खास करके बीजीय व्यंजक, गुणनखंड और इनके सरलीकरण के रूप में मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले ये जो टॉपिक है लगभग इसी पे चलने वाले आपको पता है। तो कई बार कैंडिडेट का माइंड ये नहीं चल पाता कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो फिर आपको करना क्या उसमें कि आप जब आपको ये नहीं पता चले तो आप क्या करो, फिर जो आपको ऑप्शन दिए हुए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी आपको ABCD ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन से आप उत्तर निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो बहुत ही आसान बन जाता है क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आप लोग इस प्रकार सोल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल चीज है, बस प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी बात होगी इस पॉइंट के अंदर। चलिए, अब मैं इसका एक चौथा फॉर्मूला और क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान देना। अगर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी कि a+b का होल स्क्वायर जो है ना, a+b का होल स्क्वायर और उसमें a-b का होल स्क्वायर जोड़ा जाएगा। ध्यान रख लेना ये चीज, ठीक है। ये चीज में मैं आप लोगों को एक क्लियर करवा देना चाहता हूं। a+b के होल स्क्वायर में a-b का होल स्क्वायर जोड़ा जाएगा, ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में बन सकती है, ठीक है। ऐसे अपने एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो, मैं परमानेंट ये नहीं कह सकता कि ये उदाहरण है, क्योंकि गणित के अंदर तो कोई भी किसी प्रकार का उदाहरण बना सकता है एग्जामिनर। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके लिए आपने देखा है ये 3 ही सूत्र तो है, इनसे अलावा और है क्या। अब देखो, a+b का होल स्क्वायर ये रहा और a-b का होल स्क्वायर ये रहा, इन दोनों को जोड़ना आपको, ठीक है। जैसे ही जोड़ोगे तो आपका उत्तर ये आ जाएगा, 2a² + b², ये आपका उत्तर आएगा, ठीक है। जैसे कैसे आएगा इसको मैं प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे आप लोग, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ, a² + b² + 2ab, ये तो होता है, बीच में प्लस का चिन्ह है, a² + b² - 2ab, ये किसका होल स्क्वायर है, a-b का होल स्क्वायर। जो ब्रैकेट है उसको सोल्व करो, और ब्रैकेट को सोल्व करने का मेथड क्या होता है वो पता ही आपको, कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई प्लस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह वो चेंज नहीं होंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है दोस्तों तो अंदर वाले जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। और ब्रैकेट को सोल्व करने की बात आती है तो चलो मैं पहले ये बात भी बता देता हूँ। वैसे आपको पता भी होगा कि ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए हम छोटी क्लासों में जो रूल पढ़ते थे, जिसे हम बोडमास नियम कहते थे, वैसे याद रखना है कि एक तो रेखा कोष्टक होता है, ठीक है। रेखा कोष्टक होता है, पहले तो उससे सोल्व किया जाता है। रेखा कोष्टक या रेखा बंधनी कह दो, संख्याओं के ऊपर एक रेखा खींची जाती है, पहले तो उसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। वैसे हम एग्जाम्पल कर लेंगे, ऐसे जब एग्जाम्पल आएंगे तब आप लोग ये आराम से क्लियर कर सकते हो। तो रेखा कोष्टक में फिलहाल ये मैं बीच में एक बार छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम सरलीकरण ही पढ़ रहे हैं, ये बीजीय व्यंजकों का सरलीकरण ही है, ये जो समीकरण पढ़ रहे हैं इनको सोल्व करने का तरीका ही पढ़ रहे हैं। तो बीच में ये बातें भी कहीं पर काम में आ जाए तो आप लोगों को पता होनी चाहिए।
ठीक है। रेखा कोष्टक क्या होता है, कई सवाल आते हैं जिसमें संख्याओं के ऊपर रेखा कोष्टक लगा होता है। जैसे मैंने दे दिया a प्लस बी और इसके ऊपर मैंने रेखा कोष्टक लगा दिया, तो रेखा कोष्टक या रेखा बंधनी हम कहेंगे इसे। तो ये जब रेखा कोष्टक जब भी सोल्व किया जाता है तो आपको चिन्ह बदल देना है, ठीक है। a प्लस बी है वो a माइनस बी बन जाएगा, a प्लस बी वो क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। कब, जो उस रेखा के नीचे जो संख्या है उसके बारे में। फिर आपको कोष्टक की बात करें तो तीन प्रकार के कोष्टक में पढ़ते हैं। एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है मध्यम या मंझला कोष्टक जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है बड़ा कोष्टक, ठीक है। छोटा कोष्टक जो होता है उसको इस प्रकार दर्शाते हैं, मध्यम ये होता है और बड़ा कोष्टक ये होता है, ठीक है। तो ये सरल करने का जो सीक्वेंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों को कोष्टक जितने भी हैं, रेखा, सबसे पहले रेखा कोष्टक को सोल्व करो, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मध्यम कोष्टक को और फिर बड़े कोष्टक को। तो कोष्टक सोल्व करने का तो ये मेथड है, ठीक है। और इसी क्रम से इनको लगाना चाहिए हमेशा। अगर किसी समीकरण में, किसी सवाल में, किसी गुणनखंड में एक से ज्यादा कोष्टक आपको प्रयुक्त करने हैं तो सबसे पहले छोटा कोष्टक प्रयुक्त करना चाहिए, उसके बाद में मंझला कोष्टक या मध्यम कोष्टक आपको प्रयुक्त करना चाहिए और फिर आपको बड़ा कोष्टक प्रयुक्त करना चाहिए। इस प्रकार इनको सोल्व करने का भी यही तरीका है। सबसे पहले इसको सोल्व करो, फिर इसको सोल्व करो और फिर इसको सोल्व करो। सोल्व करने के लिए, सरल करने के लिए आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि इसके आगे पीछे चिन्ह कैसा है। अब चिन्ह की बात करें तो गणित में चिन्ह क्या होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, ये चिन्ह अपने को देखने को मिलते हैं। तो चिन्ह को सरल करने का तरीका ये है बच्चों, सबसे पहले भाग का जो चिन्ह है, भाग, ठीक है, भाग को सोल्व करना चाहिए, उसके बाद गुणा को सरल करना चाहिए, ठीक है। ये चिन्ह को सरल करने का सीक्वेंस मैं यहां बता रहा हूं। सबसे पहले भाग, किसको, जो अगर आपको कोई समीकरण में भाग अगर मिल रहा है, भाग का चिन्ह मिल रहा है, तो सबसे पहले भाग को हल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, जिसमें आप लोग ये चीज सीख सकते हो। हालांकि जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत इजी चीज है, लेकिन कुछ बायो के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको आता है, ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कक्षा 10 की बेसिक नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस उनका छूट जाता है, तो उस दौरान ये चीजें उनको समझने में थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा कुछ नए बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, कौन से बच्चे, जो कक्षा 8, 9, 10 के जो बच्चे हैं, जो बेसिक तैयारी कर रहे हैं, जिनको गणित का मतलब बेसिक मतलब मजबूत करना है, वो बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उन बच्चों से भी कहूंगा कि आपको भी ये चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। बच्चों ये चीज़ें ध्यान रखना है। जैसे मैं इन पर एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको आने वाले 1-2 वीडियो के अंदर। पहले कुछ एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो ये चीजें आपको पहले ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो कोष्टक को सरल करने का तरीका है। सबसे पहले रेखा कोष्टक अगर होता है तो आप सोल्व करोगे। रेखा कोष्टक को सोल्व करने का तरीका क्या है कि रेखा कोष्टक के जिस संख्या के ऊपर है उस संख्या का चिन्ह बदल देना है उसको सरल करने के लिए, और कोष्टक, ये रेखा कोष्टक हट जाएगा। जैसे इसके ऊपर मैंने रेखा बंधनी लगा दी ना, रेखा बंधनी को जैसे ही मैंने सरल किया तो मैंने यहाँ चिन्ह इसका बदल दिया। उसके बाद में छोटा कोष्टक सोल्व किया जाता है, फिर मंझला या मध्यम कोष्टक, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक सरल किया जाता है। कोष्टक को सरल करने के लिए बीच में अगर गुणा, भाग, प्लस माइनस ये चिन्ह आते हैं तो उसका तरीका ये, सबसे पहले भाग वाला चिन्ह सोल्व करो, उसके बाद गुणा का चिन्ह सोल्व करो, और फिर बात आती है प्लस या माइनस के चिन्ह की। किसकी बात आती है, प्लस या माइनस के चिन्ह की। तो नियम तो यही कहता है कि पहले प्लस वाला सोल्व करो, उसके बाद में माइनस वाला सोल्व करो, ठीक है। तो बोर्डमास नियम जिसे हम बोलते हैं, तो बोर्डमास नियम का मीनिंग भी यही होता है कि अगर जब इसको अपने पूरा इसको सोल्व करते हैं तो पहले एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन, यानी मतलब पहले जोड़ उसके बाद में घटाओ। लेकिन यहाँ तक आप लोग ध्यान रखो, मैं फिर वही कहता हूँ, यहाँ तक आप ध्यान रखो, ये चीजें आप सोल्व करने में ध्यान रखो। प्लस माइनस की जब बात आती है तो इतना अपने को नॉलेज है, अपने जानते हैं कि वही बात है, प्लस माइनस को सोल्व करना बहुत इजी होता है। आप जो चाहो वहां से सोल्व कर सकते हो। कैसे, अगर प्लस का पलड़ा भारी है तो अपना उत्तर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर माइनस का पलड़ा भारी है तो अपना उत्तर जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे और माइनस वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे, ठीक है। जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगा वो प्लस की संख्या है, वो तो अपने को पता चल जाएगा, और जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगा वो माइनस वाली संख्याओं को एक तरफ जोड़ लेंगे। उसके बाद में जो रिजल्ट बचेगा
तो देख लेंगे किसका वेटेज जाता है, प्लस वाला ज्यादा है तो अपना उत्तर प्लस में बच जाएगा, अगर माइनस वाला ज्यादा है तो अपना उत्तर किस में बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण देना है आपको कि माइनस का 18 और प्लस का 7, एक एग्जाम्पल ये है। तो अब इसमें देखो प्लस की संख्या कितनी है, 7 है, और माइनस की संख्या कितनी है, 18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना उत्तर आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस का पलड़ा भारी है, और कितना भारी है, माइनस का 11 भारी है। ठीक है, क्योंकि माइनस के 18 में से 7 निकाल दो, माइनस के 18 में से 7 है वो निकाल दो, तो बचेंगे कितने, भाई वही बात हो गई कि एक तरफ माइनस का 18 एक तरफ का 7 है, तो इस तरफ ज्यादा कितना है, तो सर इधर तो 7 है इधर 18 है। ठीक है, वही बात होगी ना, ये एक तरफ तो पलड़े में 7 पड़ा है, एक तरफ पलड़े में 18 संख्या पड़ी है। आपसे पूछूं इन दोनों में अंतर कितना है, तो आप कहोगे सर 11 संख्या का अंतर है। 11 संख्या का अंतर है तो अंतर तो आप आराम से निकाल सकते हो। फिर प्लस माइनस का अंतर है, किसका अंतर है, प्लस का अंतर है या माइनस का, तो वो देखो कि पलड़ा किसका भारी है, माइनस वाला पलड़ा भारी है, इसलिए वो अंतर भी किसका है, माइनस का। ठीक है, ये सरल करने के तरीके हैं, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो यहाँ इस सवाल के अंदर मैंने तो फिलहाल नॉर्मल सूत्र ही लेके चल रहा था, लेकिन ये अच्छी बात आ गई दिमाग के अंदर, ये मैं आगे बताता आप लोगों को, लेकिन पहले ही आप लोग इस चीजों को नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस पॉइंट के अंदर अगर आप ध्यान दो तो आपसे मैं एक बात पूछूं कि यहां पर प्लस का चिन्ह है, छोटा कोष्टक आपको नजर आ रहा है, तो जब प्लस का चिन्ह होता है ना तो आपको किसी प्रकार की संख्या नहीं बदलनी है। ठीक है, नॉर्मल इसको एक साथ लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोष्टक मैंने हटा दिया, सबका एक कोष्टक बना रहा हूं, प्लस का चिन्ह a स्क्वायर, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है 2ab। ठीक है, नियम मैंने बता रखा आपको, और वैसे शॉर्टकट में बता रहा हूं, अगर कोष्टक के बाहर प्लस है तो अंदर वाले चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोष्टक के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले चिन्ह जो है उनको बदल देना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये 2ab प्लस का है और ये 2ab माइनस का है, यानी दोनों पद एक जैसे हैं, 2ab, लेकिन जितना पलड़ा प्लस का है उतना ही पलड़ा माइनस का है, इसका मतलब ये संख्याएं कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, वही बात है, माइनस का 5 और प्लस का 5, उत्तर कितना आना, 0। फिर देखो ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, दोनों a स्क्वायर एक जैसे पद है और बीच में जोड़ का चिन्ह है, जोड़ हो रहा है ना, इसमें प्लस का चिन्ह है, तो a स्क्वायर में प्लस कर दो, a स्क्वायर तो हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर। फिर ये b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये भी जुड़ रहा है, तो 2b स्क्वायर। अब दोनों में 2 कॉमन निकल सकता है ना, कॉमन क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक पद में विद्यमान होती है, एक ऐसी संख्या जो प्रत्येक पद में विद्यमान होती है उसे कॉमन संख्या कहते हैं। पद आपको पता ही है, ठीक है, प्रत्येक पद प्रत्येक स्टेप प्रत्येक संख्या के साथ विद्यमान होती है, उस संख्या को कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने 2 को बाहर खींच लिया, तो अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हमारा ये जो सूत्र है वो यहाँ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, कॉमन की बात आती है तो एक बात मेरे दिमाग में और भी आ रही है, ये चीज आप लोग नोट कर सकते हो, आराम से नोट कर ली होगी आपने, और आपको पता भी होगा इस चीजों के बारे में। ठीक है, कॉमन की बात आती है तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, कई बार जब हम किसी संख्या का कॉमन लेते हैं, देखो इसमें सीखना यही है आपको, ठीक है, और ज्यादा और कुछ नहीं सीखना, क्योंकि गणित का ये मेन आधार है, घाते कैसे सरल करते हैं जो हमने घातांक में पढ़ा था। अब बीजीय व्यंजकों को सरल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब कॉमन लेने वाली बात, एक नई चीज आई है, कॉमन क्या होती है वो मैंने बता दिया कि एक ऐसी संख्या, एक ऐसा चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, कोई संख्या भी हो सकती है, तो वो ऐसी संख्या जो प्रत्येक पद में विद्यमान होती है उसको बाहर निकाला जा सकता है। कई बार क्या होता है कि वो संख्या जैसे किसी पद में, एक पद में विद्यमान होती है बाकी में नहीं होती, तो फिर कॉमन, और हमें कॉमन निकालना भी पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, 2x² प्लस 4 प्लस y। अब जैसे ये एक सवाल है, अब इस सवाल के अंदर मैं आपसे कहूं, मान लो मैं एक एग्जांपल देके आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आपसे ये कहूं कि आपको इस क्वेश्चन में से 2 कॉमन निकालना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इस चीज पर भी पता होना चाहिए सबको, 2 कॉमन निकालना है। तो आप कहोगे सर 2, आपने तो अभी कहा था
कि जो संख्या कॉमन निकाल दी वो प्रत्येक स्टेप या प्रत्येक पद में विद्यमान होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 है, चल गई बात। इसमें ये 4 है, 2 है ही नहीं। हालांकि अपने को पता है जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है आराम से वो पता लगा सकता है कि 4 में भी 2 शामिल है, 2 इंटू 2 ही 4 होते हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन वो निकालने का तरीका क्या होता है, आपको कोई भी संख्या कॉमन लेनी है तो आपने कॉमन लेनी, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि 2 संख्या है, 2 को बाहर निकाल लिया, फिर आप क्या करो कि प्रत्येक स्टेप प्रत्येक पद में 2 का भाग लगता है। जो संख्या कॉमन लेते हैं ना, जो संख्या कॉमन लेते हैं उसको बाहर लिख दो और फिर प्रत्येक पद में उस संख्या का भाग लगा दो। तो देखो यहां भाग लगाया मैंने तो 2 का पड़ा है, यहां क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचा 4 में 2 का भाग गया 2 प्लस वाई बटे 2। यहां पर 2 था ही नहीं लेकिन फिर भी मैंने कॉमन निकाल लिया। देखो अब ये इसका कॉमन का रूल है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि मैंने इसको सही लिखा है या गलत लिखा है तो आपके पास एक तरीका है, इस 2 को अंदर गुणा करो। 2 को अंदर गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर सही है, 2 इंटू 2 4 सही है, फिर 2 का यहां गुणा होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y बचेगा। समझ में आ रही बात मेरी। इसी प्रकार चलो मैं आपसे कहूं यही क्वेश्चन है, आपको x कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, ठीक है। देखो ये ऐसी चीजें हैं जो अमूमन गणित में बताई नहीं जाती। जब इस तरह अपने किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, ठीक है। वो तो नॉर्मल अपने को पता होता है कि तैयारी करने वाले को ये चीजें तो आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि साइंस के कैंडिडेट हैं वो उनको पता भी होता है, 10वीं क्लास तक हम बेसिक पढ़ते भी हैं ये चीजें। लेकिन मैं क्या कहता हूँ अपनी क्लासों को ये मान के चलो जैसे अपने घर पे पढ़ रहे हैं, अपना घर जैसा सिस्टम है, तो अपने को किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना है और मैं भी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करूंगा। अगर जो भी मेरा मन कहेगा कि यार ये चीज़ भी बताऊं मैं, तो मैं किसी प्रकार का किसी संदेह किए बिना मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका फायदा होना चाहिए। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनको इन चीज़ों में भी हल्का सा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इसमें छुपाने वाली बात नहीं होती, सीखने वाली बातें होती है। जिनको आता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता वो भी सीखो कि x कॉमन लेना है, ठीक है। मैंने 2 कॉमन लिया, ये मैंने 2 कॉमन लेके बता दिया। अब इसमें से x कॉमन लो तो x बाहर निकाल लो, x बाहर निकाल लिया मैंने। अभी क्या बताया, प्रत्येक पद में x का भाग लगा दो। जिस संख्या का कॉमन लेना है उसको बाहर लिख दो। जैसे x कॉमन लेना था तो x को बाहर लिख दिया और फिर प्रत्येक पद में x का मैंने भाग लगा दिया। तो x का भाग लगा के इसमें 16 हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको अब देखो ऊपर कितनी घात है x की 2 घात है, नीचे कितनी घात है x की 1 घात है। जब समान संख्या है तो घातें कट सकती है आराम से, ठीक है। यानी x की नीचे घात 1 है, ऊपर घात 2 है। और वैसे घातांक वाले नियम से हल करो तो आपको बताया भी था मैंने, इस घात को ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो x की घात -1 हो जाएगी और -1 और x की घात 2 में से 1 गया, 1 घात बचती है। लेकिन वो थोड़े से लंबे नियम बन जाते हैं, लेकिन वैसे फटाफट काटने का तरीका यही होता है, यहाँ 2 घातें नीचे 1 घात है, कैंसिल हो गई, ठीक है। घात के ऊपर घात कभी एक दूसरे से मतलब ये चीजें नहीं टिकेगी ज्यादा समय तक, तो घात पर घात कट जाती है हमेशा। तो x से x घात कट गई तो क्या बचा, यहाँ पर 2x बचा। फिर यहाँ पर कोई कटने वाली कोई संख्या है ही नहीं, 4/x और y/x। अब बताओ कौन कहता है कि किसी पद में से कॉमन नहीं निकल सकता। कॉमन ये जरूरी नहीं है कि संख्या प्रत्येक पद में होनी आवश्यक है। अब देखो मैंने यहाँ में से 2 भी कॉमन निकाल कर बताया आप लोगों को, ये चीज बच गई, ये बिल्कुल सही है। और x भी कॉमन लेके बता दिया। देखो x एक ही पद में था, बाकी और पदों में x था क्या, नहीं, लेकिन कॉमन निकालना आपने सीख लिया। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों कि कई बार किसी क्वेश्चन में अपने इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ज़्यादा हो गया, लेकिन कुछ सूत्र भी मैंने आप लोगों को बताए हैं और समीकरण, गुणनखंड जो भी हैं इनको हल करने के कुछ आपको नियम भी बताए हैं। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास बेसिक रूप से मानकर आप लोगों को समझ में आई होगी और आप इन चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और जाते जाते वही बात कहूँगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्लीज़ आप शेयर कीजिए, ये आपसे हमारा अनुरोध है। और हम आप लोगों के लिए लगातार इसी प्रकार मेहनत करते रहना चाहते हैं, ताकि आपको इसका और बाकी सबको जो हमसे जुड़े, इस चैनल से जुड़े, उन सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। यही हमारा उद्देश्य है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।